हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। मैं अंकित पाल, आपका जीएस टीचर, आज आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की नई क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों, सोलर सिस्टम या सौरमंडल। तो जैसा कि आप सब लोगों ने सुना होगा सौरमंडल के बारे में, जितने भी हमारे ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो सभी सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें जितने भी उपग्रह हैं, जितने हमारे स्टार्स हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं? सोलर सिस्टम के अंतर्गत। सौरमंडल नाम से ही पता चल रहा है, सौरमंडल का मतलब है सूर्य का परिवार। सौर यानी कि सूर्य का परिवार, और सूर्य का परिवार कौन से हैं? जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि पृथ्वी और शनि, अरुण, वरुण, बुध, शुक्र, सब किसके परिवार हैं? सूर्य के। इसलिए इसको नाम दिया गया सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है? ठीक है, क्या होता है बच्चों, जब सबसे पहले कुछ थ्योरीज आई, जिनमें से एक बहुप्रसिद्ध थ्योरी थी जिसका नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी या भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत भूकेंद्रीय सिद्धांत। अब आप समझिए क्या था ये भूकेंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी। भू का अर्थ क्या होता है बच्चे जनरल वे में? भू का अर्थ है पृथ्वी, यानी कि जो हमारी अर्थ है। भू जो वर्ड होता है वो अर्थ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, भू का अर्थ ही क्या है? पृथ्वी। और केंद्रीय सिद्धांत आप समझिए यहाँ से, जैसे अर्थ केंद्र में और अन्य प्लेनेट इसके चारों ओर, यानी कि आप कह सकते हो पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसी को नाम दिया गया भू केंद्रीय थ्योरी। ठीक है, भूकेंद्रीय सिद्धांत सन। जो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई वही भूकेंद्रिक थ्योरी। इसमें माना गया कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जो अन्य ग्रह हैं वो भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, कब आई थी ये? लगभग 140 ईस्वी पूर्व में। और किसके द्वारा दी गई थी ये? टॉलमी, ग्रीस के एक वैज्ञानिक हुए हैं, खगोल वैज्ञानिक, जिनका नाम है टॉलमी। टॉलमी, ठीक है, टॉलमी के द्वारा यह थ्योरी दी गई। ठीक है बच्चे, समझिए आप, इन्होंने जो बताया, इस थ्योरी से जो पता चला कि जो हमारी पृथ्वी है उसका जो आकार है वो जियोइड है, शेप, आकार। ठीक है, किसके द्वारा पता चला? भूकेंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी के द्वारा। और लगभग 140 ईस्वी पूर्व में यह थ्योरी प्रकाशित हुई। ठीक है, समझिए बच्चों, अब क्या होता है धीरे धीरे इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई जिसको नाम दिया गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, आप बच्चे नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट जिन्हें लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या जिन लोगों ने नहीं लिया वो हमारी वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो थ्योरी आई वो आई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या थी ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? समझिए। ठीक है बच्चे, समझिए क्या आती है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियो को अर्थ ही क्या होता है? सूर्य, यानी कि जो वर्ड है हेलियो उसका अर्थ ही क्या है? सूर्य। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सूर्य सेंटर में, यानी कि केंद्र में, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, इस थ्योरी के द्वारा हमें पता चला सूर्य जो है केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। सन केंद्र में है, सेंटर में है, और पृथ्वी अर्थ और अन्य प्लैनेट जैसे कि वीनस, ठीक है, मरकरी, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न और यूरेनस आदि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं और सन केंद्र में है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा पता चला? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के अंतर्गत। क्या होता है बच्चे? लगभग 1514 ईस्वी में, लगभग 1514 ईस्वी में पोलैंड के एक खगोल वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कोपरनिकस, जिन्होंने यह थ्योरी प्रतिपादित करी, जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या नाम था उनका? कोपरनिकस। पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने ही बताया लगभग 1514 ईस्वी में। ठीक है, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था लिटिल कमेंट्री। एक बुक प्रकाशित हुई इनकी जिसका नाम है लिटिल कमेंट्री। ठीक है बच्चों, इस बुक में इन्होंने बताया कि जो सन है वो बीच में है, सेंटर में है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं और जो हमारी अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रही है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया सबसे पहले कि सन का चक्कर पृथ्वी लगा रही है और पृथ्वी के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, यानी कि मून। ये हमारा मून, ये किसके चक्कर लगा रहा? अर्थ का। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा। जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई वो किसने बताई? कोपरनिकस के द्वारा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद करो और अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को। और क्या होता है बच्चे, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लगभग जो कोपरनिकस है इनसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही, इनसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व, लगभग 614 ईस्वी, 514 ईस्वी में, 514 ईस्वी में भारत के एक महान वैज्ञानिक हुए, खगोल वैज्ञानिक, जिनका नाम था वराह मिहिर। ठीक है,
जो ये वराहमीर थी, इन्होंने लगभग इनसे 1000 वर्ष पूर्व ही किसके बारे में बताया? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। इन्होंने बताया था कि जो सन है वो सेंटर में है और जो हमारी अर्थ है वो सन के चक्कर लगा रही है। अब सोचिए आप कि कोपरनिकस के द्वारा, जो कि कहाँ के थे? पोलैंड के। इनसे पहले ही भारत में एक महान खगोल वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था वराहमीर। तो आप सोचिए भारत में कितने महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, कितने ज्ञानी पुरुष थे। ठीक है, इन्होंने 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि जो सन है वो मिडिल में है, सेंटर में है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रही है, और जो हमारा चंद्रमा है वो किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये सब थ्योरी किसने दी? कोपरनिकस ने। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आप हमारी वीडियो को पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लेना। चीज़ों को ध्यान से समझिए बच्चे। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में एलिमिनेट मेथड के द्वारा, यानी कि जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं उनमें से 3 को एलिमिनेट करके चौथा आंसर लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जो बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो चीज़ों को समझो। अब जो हमारा सौरमंडल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में आपको बताता हूँ। मान लिया ये हमारा सन है, ठीक है, सन है, और जो सबसे पहला हमारा प्लैनेट है उसका नाम क्या है? बुध, यानी कि मरकरी। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा? वीनस, यानी कि शुक्र, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे बुध, सेकंड नंबर पे शुक्र, यानी कि वीनस। ठीक है, और इसके बाद आता है कौन? अपनी अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आता है? मार्स। यानी कि मंगल। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद जो ग्रह आते हैं जैसे कि पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा आएगा? सैटर्न, शनि, और उसके बाद यूरेनस। ठीक है, यानी कि अरुण, और उसके बाद नेपच्यून, वरुण। ठीक है, सीक्वेंस समझिए, 3rd, 5th, 6th, 7 और 8, यानी कि हमारे जो ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो 8 ग्रह माने गए हैं। लेकिन जो पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें 9 ग्रहों का जिक्र किया गया है। तो वो 9वां ग्रह कौन सा है? उसका नाम है प्लूटो। क्या होता है बच्चे? अब जो प्लूटो है इसको ग्रह क्यों नहीं माना गया है? जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास है वो बहुत कम है, और यह एक ग्रह होने की जो कंडीशंस होती है उनको फुलफिल नहीं कर पाता। जैसे कि इसका अपना द्रव्यमान बहुत कम है, और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम है, और ये दूसरे प्लैनेट्स के जो कक्षाएं होती है उनको ओवरलैप करता है। इसलिए इसको 2006 में प्राग में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है बच्चे, चीज़ों को समझिए।
सबसे पहला आता है बुध, जो कि सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे शुक्र, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी अर्थ। अर्थ के बारे में आप जानते ही हो, अर्थ पे आप रहते हो, ठीक है। अर्थ के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। और फोर्थ नंबर पे क्या आता है, मार्स, ठीक है। और इसके बाद कौन सा आता है, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चे यहाँ पे, जो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो बेल्ट है, ये इसमें पाए जाते हैं शुद्ध ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, शुद्ध ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है बच्चे। क्या होते हैं ये एस्ट्रॉइड्स? जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है, इनके बीच में छोटे छोटे, यानी कि आप कह सकते हो ब्रह्मांडीय ठोस कण, यानी कि इनसे छोटे, लगभग जो हमारे ग्रह हैं इनसे छोटे, और वैसे साइज में बहुत बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, इनका कोई आकार नहीं होता। और ये कहाँ पे आते हैं? ये भी मंगल और बृहस्पति के बीच की जो बेल्ट है, इस बेल्ट में सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। और जितने भी शुद्ध ग्रह, जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, ये कभी कभी मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी किसी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हमारे बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, जो 6 नंबर के ग्रह है, ठीक है। ये लगभग पृथ्वी से 9 गुना बड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद प्लूटो, ठीक है। अब मैं आपको ये सब डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से सुनो बच्चे, ठीक है। अब आता है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, क्या? बुध। मरकरी, बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है, समझिए। परिक्रमण व परिभ्रमण। परिक्रमण काल बोलते हैं बच्चों रिवॉल्यूशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड। और परिभ्रमण काल रोटेशन पीरियड, रोटेशन पीरियड। क्या होता है ये परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल? क्या होता है? रिवॉल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड। यानी कि आप कह सकते हो 88 दिन और 59 डेज, ठीक है। चीज़ों को समझिए। परिक्रमण काल यानी कि रिवॉल्यूशन पीरियड, जब कोई प्लैनेट्स सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल यानी कि रिवॉल्यूशन पीरियड। तो जो हमारा मरकरी है उसका रिवॉल्यूशन पीरियड कितना है? 88 दिन। आप कह सकते हो कि 88 दिनों में यह एक सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और परिभ्रमण काल यानी कि रोटेशन पीरियड, अपनी एक्सिस पर घूमना यानी कि अपनी धुरी पर घूमना, इसको बोलते हैं रोटेशन पीरियड। आप कह सकते हो कि 59 डेज में जो मरकरी है वो अपना एक चक्कर अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो 80 डेज है और परिभ्रमण काल 59 डेज है, ठीक है बच्चों। अब इसका जो कलर है, इसका जो रंग है, वो रंग एक कलर
वो क्या है, स्लेट ग्रे, स्लेट ग्रे। ठीक है बच्चों, ये इसका जो कलर है वो स्लेट ग्रे है। ठीक है, चीज़ों को समझिए। और सूर्य से फर्स्ट नंबर का यानी कि पहले नंबर का ग्रह है कौन, मरकरी। ठीक है, मरकरी सूर्य से पहले नंबर का ग्रह है। तो चीज़ें को समझना। अब आप बताओ, कहो आप बताइए कि जब पहले नंबर का ग्रह है तो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन है सूर्य के, मरकरी। और पहले नंबर का भी ग्रह कौन है, मरकरी। तो जब पहले नंबर का ग्रह है और सूर्य के नज़दीक है तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी मरकरी को ही कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह आकार में, आकार में। और सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक। ठीक है, सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, मरकरी। ठीक है, और इस पर जो CO2 गैस पाई जाती है बच्चे, इस पर CO2 गैस पाई जाती है, वो क्या करती है, जो सूर्य के जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस तक आती है और उसको वापस जाने नहीं देती है, जिसके कारण इसका जो चुंबकीय इफेक्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो बहुत ज़्यादा अधिक है। मैग्नेटिक इफेक्ट अधिक है। किसके कारण, CO2 के कारण। जो CO2 है वो प्रकाश की किरण को ऑब्जर्व कर लेती है और उसको वापस जाने नहीं देती, जिसके कारण इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है बच्चे, नोट डाउन करते रहना और साथ साथ समझते रहना चीज़ों को। और क्या होता है बच्चे, जब सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर वायुमंडल की कमी है। ठीक है, इसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि आप कह सकते हो अगर सूर्य के, मान लिया ये सन है, सूर्य के सामने वाले हिस्से का टेम्परेचर +500 डिग्री सेल्सियस है, तो जो बाद वाला हिस्सा है, जो दूसरा पोर्शन है, उसका क्या हिस्सा है, उसका टेम्परेचर कितना है, लगभग -500 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ से तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो उसका तापांतर है, ठीक है, जो उसका टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस लगभग। ठीक है बच्चों, लगभग, यह कम या ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, चीज़ों को समझिए और नोट डाउन करिए। एक और मेन चीज़ है बच्चे इसमें, इसका यानी कि मरकरी का कोई भी मून नहीं है। मून मतलब समझिए, मून्स बोलते हैं उपग्रह को, मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है कोई भी, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि नो मून्स। मून्स बोलते हैं जनरली हम चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है। ऐसे ही जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, इनके भी अपने अपने मून्स हैं। ठीक है, इनके भी अपने अपने उपग्रह हैं। तो जो मरकरी है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट करते रहो और चीज़ों को समझते रहो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, मेनियर मेरिनर 10, मेरिनर 10
मेरिनर 10 फर्स्ट सैटेलाइट था इसके ऊपर, जो नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा के द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, नासा के द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट भेजा गया कब? 1975 में, ठीक है। इसी नहीं, इसके बारे में बताया किसके? मरकरी के बारे में स्टडी करके। तो बच्चे इन चीज़ों को नोट करिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन जिन्होंने भी नहीं भी लिया है वो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए बच्चों, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कैसा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा करो, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे सेकंड नंबर का ग्रह शुक्र। क्या बोलते हैं इनको? वीनस, ठीक है, शुक्र यानी कि वीनस। तो लिखिए, समझिए, ठीक है। इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 224.7 या 225 दिन बोल सकते हो। परिक्रमण काल 224.7 या आप बोल सकते हो लगभग 225 दिन, ठीक है, लगभग 225 दिन। और इसका जो परिभ्रमण काल है यानी कि रोटेशन पीरियड वो कितने हैं? 243 डेज। परिभ्रमण काल, रोटेशन पीरियड कितने हैं? 243 दिन, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है। इसका जो परिभ्रमण और परिक्रमण काल है वो लगभग ये जो अंतर है इसको माइनर बोला जाता है कि बहुत कम अंतर है, तो लगभग बराबर ही कहा जाता है कि जो वीनस है उसका परिक्रमण व परिभ्रमण काल लगभग इक्वल है, ठीक है। तो कौन से नंबर का ग्रह है ये? सेकंड नंबर का ग्रह है, सन से सेकंड नंबर ग्रह, यानी कि हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का दूसरे नंबर का ग्रह कौन है? वीनस, बुध, ठीक है, नहीं शुक्र, ठीक है। तो अब समझिए आप इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसको क्या क्या कहा जाता है। ये जो ग्रह है ये लगभग पृथ्वी के समान, इस ग्रह को आकार के अकॉर्डिंग और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनके अकॉर्डिंग इसको पृथ्वी के आकार के बराबर माना गया है, यानी कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, किसको बोला जाता है? वीनस को जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। किसको कहा जाता है? वीनस को, शुक्र को। और यह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। क्यों है चमकीला ग्रह सबसे ज्यादा ये? क्योंकि इसका जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा CO2 गैस की मात्रा, लगभग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
लगभग 90 से 95% पाई जाती है, जिसके कारण सूर्य की जितनी भी प्रकाश की किरण होती है, जितना भी लाइट होता है सूर्य का, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और वातावरण होने के कारण, वायुमंडल होने के कारण, ठीक है, तो एक लेयर बन जाती है CO2 की, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा अधिक चमकता है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और इसको साय का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, साय का तारा या सांझ का तारा, ठीक है। वह भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए, ये लगभग आकार में पृथ्वी जैसा ही है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। और अधिक CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण ये प्रकाश की किरण को वापस जाने नहीं देता, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा चमकीला ग्रह है। और इसको इवनिंग स्टार व भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार। सॉरी बच्चों, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो जो शुक्र है उसको इवनिंग स्टार, साय का तारा या भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? अधिक चमकीला होने के कारण, ठीक है। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, वो कितना है? 464 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिसका एवरेज टेम्परेचर है, औसत जो तापमान है वो 464 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अधिक टेम्परेचर होने के कारण, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो अधिक होने के कारण इस पर प्रेशर कुकर की दशा, प्रेशर कुकर वाली कंडीशन बनती है। किस पर? वीनस पर। तो रहने लायक प्लैनेट्स वीनस नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप इस पर गए तो पक जाओगे आप, जैसे कि कुकर में खिचड़ी पकाते हैं, ऐसे आप भी वीनस पे जाके पक जाओगे, यानी कि भून जाओगे, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, तो पॉसिबल ही नहीं है किस पर? वीनस पर लाइफ। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे इसमें, जो शुक्र है, जैसे कि हमारा जो ग्रह है अर्थ पर सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, यानी कि पूर्व से। लेकिन इस पर सन कहाँ से निकलेगा? पश्चिम से, यानी कि वेस्ट से। आप कह सकते हो कि जो शुक्र है, जो वीनस है, वह अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत गति में घूमता है, ठीक है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा, अन्य ग्रहों यानी कि प्लैनेट्स की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, विपरीत दिशा में घूमता है। कैसे? पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन करो, ठीक है। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी, ठीक है। और जो इससे नेक्स्ट प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम के, इससे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में नोट करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ठीक है। थैंक यू।